Hello friends, welcome back to my channel Learn Law Buddy LLB. Today in this video we are going to discuss about the Waqf Amendment Bill 2025. So let's start with the video. So हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को जानने से पहले ये देखेंगे कि वक्फ क्या होता है। वक्फ जो होता है उसको हम वक्फ भी कहते हैं। वक्फ क्या होता है? वक्फ एक इस्लामिक चैरिटेबल एंडोमेंट होती है जहाँ पे एक पर्सन जो है वो डोनेट करता है अपनी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? लैंड या फिर बिल्डिंग। किसके लिए डोनेट करता है वो? फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल और चैरिटेबल पर्पस। किसी रिलीजियस जगह को बनाने के लिए, कोई एजुकेशनल लाइक स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, या फिर किसी चैरिटी के पर्पस के लिए वो लैंड को डोनेट करता है। और जब एक बार डोनेट हो चुकी है तो वो इनएलाइबल हो जाती है। क्या होती है कि वो फर्दर सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते और इनहेरिट नहीं कर सकते। सिंपल वक्फ होता है एक इस्लामिक चैरिटेबल एंडोमेंट होती है जो कि एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है वक्फ बोर्ड में। किसके लिए? रिलीजियस, एजुकेशनल और चैरिटेबल पर्पस के लिए। और अगर ये एक बार डोनेट हो गई तो वो क्या फर्दर सेल, ट्रांसफर या इनहेरिट नहीं कर सकते उस सेम प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड क्या थी। पहले आ गया वक्फ सिस्टम। वक्फ सिस्टम हैज एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस द दिल्ली सुल्तानेट एंड मुगल इरा। मतलब कि वक्फ सिस्टम है जो वो मुगल इरा और दिल्ली सुल्तानेट के टाइम से ही एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में। जहां पर क्या होता था? वेयर लैंड एंड प्रॉपर्टी वर डोनेटेड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। लैंड या फिर कोई प्रॉपर्टी जो है वो डोनेट की जाती थी किसी रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए। आगे ब्रिटिश जो है उसने रिकॉग्नाइज किया कि जो वक्फ है वो मुस्लिम लॉ का ही पार्ट है। वो कोई अलग लॉ नहीं बनाया उन्होंने। ब्रिटिश ने ये कहा कि जो वक्फ है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का ही पार्ट है। बट देयर वॉज नो सेंट्रल लेजिस्लेशन। कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं थी। वेरियस लोकल लॉज वर यूज टू मैनेज द वक्फ प्रॉपर्टीज। लोकल लॉज ही उस टाइम पे होते थे जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करते थे। एक प्रॉपर लॉ नहीं बनाया गया था इसके रिलेटेड। नेक्स्ट आ गया मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। 1913 में एक एक्ट बनाया गया मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। ये क्या था? ये एक फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन थी वक्फ को मिली ब्रिटिश इंडिया में। इट लीगलाइज्ड वक्फ मेड फॉर रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पसेस। ये लीगलाइज करती थी उस वक्फ को जो कि रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस के लिए दिए गए थे। इवन इफ दे वर इन परपेचुइटी, चाहे कि वो परपेचुटी में थे फिर भी उसको लीगलाइज्ड किया गया था इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट आ गया, ये सब था प्री इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के पहले थे ये दोनों लॉ। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? वक्फ एक्ट 1954 बना दिया गया। 1954 में वक्फ एक्ट जो है वो बना दिया गया। ये क्या था? फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेशन थी जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास की। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने वक्फ एक्ट 1954 बनाया। पहली सेंट्रल लेजिस्लेशन थी। जब ब्रिटिश इंडिया के इरा में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बना था उसमें कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं थी। लेकिन वक्फ एक्ट 1954 है जो वो सेंट्रल लेजिस्लेशन है जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास की। ये क्या एम करता था? ये एम करता था टू रेगुलेट वक्फ प्रॉपर्टीज एंड एस्टेब्लिश वक्फ बोर्ड्स इन स्टेट्स। मतलब जो प्रॉपर्टीज वक्फ में दी गई हैं उनको रेगुलेट करता था, मैनेज करता था। और वक्फ बोर्ड जो है हर स्टेट में वो एस्टेब्लिश करता था कि जो भी अफेयर्स हैं इसके रिलेटेड वो डील करेंगे उसके साथ। अब इसमें क्या प्रॉब्लम अराइज हुई? इसमें ये प्रॉब्लम अराइज हुई कि पुअर इंप्लीमेंटेशन था, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ गई और वाइड स्प्रेड एनरोचमेंट। नेक्स्ट फिर वक्फ एक्ट 1954 के बाद वक्फ एक्ट 1995 आया जो कि करंट मेन लॉ चल रहा था अब तक। इसने किसको रिपील किया? 1954 वाले एक्ट को रिपील कर दिया। ये किसके लिए इनेक्टेड हुआ? बेटर मैनेज एंड प्रोटेक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो वक्फ में प्रॉपर्टीज दी गई हैं उसकी बेटर मैनेजमेंट के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला एक्ट बनाया गया। इसकी की प्रोविजंस क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स। मतलब कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाए गए और स्टेट वक्फ बोर्ड बनाए गए जो कि इसके अफेयर्स से डील करते थे। सेकंड आ गया मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्फ में दी गई हैं उन सभी की रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी हो गई। की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गई कि कंपलसरी है कि पहले इसको रजिस्टर करवाया जाए कि ये वक्फ में दी गई प्रॉपर्टीज हैं। थर्ड आ गया क्रिएशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्यों? कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता था वक्फ प्रॉपर्टीज के रिलेटेड उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बने जिसके अंडर उसको डील किया जाएगा।
नेक्स्ट आ गया पीनल प्रोविजंस फॉर एनरोचमेंट एंड मिसयूज। अगर कोई भी मिसयूज होता है उस प्रॉपर्टी का तो उसके लिए प्रोविजंस, पीनल प्रोविजंस मतलब कि पनिशमेंट्स भी प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट आ गया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013। अब हुई अमेंडमेंट, ये तो था एक्ट, ये क्या है, ये है अमेंडमेंट 2013 में हुई। इसने क्या किया, इट स्ट्रेंथन द 1995 एक्ट फर्दर। जो ये वक्फ एक्ट 1995 था इसको आगे स्ट्रेंथन किया इसने। की चेंजेस क्या है, क्या क्या चेंजेस आई इस एक्ट में। स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर एनरोचमेंट एंड रिमूवल, अगर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रिमूव किया गया है तो उसके लिए और भी स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए गए। प्रोहिबिटेड सेल, ट्रांसफर और मोर्टगेज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी सेल, ट्रांसफर और मोर्टगेज पे रोक लगाई गई, उसको प्रोहिबिट किया गया। नेक्स्ट आ गया गिव मोर पावर्स टू वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को और भी ज्यादा पावर्स दी गई कि वो अच्छे से इसके अफेयर्स को डील कर पाए। नेक्स्ट आ गया प्रोविजन फॉर सर्वे कमिश्नर्स टू कंडक्ट सर्वेस ऑफ वक्फ लैंड। इसमें क्या हुआ कि सर्वे कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया, किसके लिए, जो वक्फ के लिए लैंड दी गई है उसका सर्वे करने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 क्या है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को हम उम्मीद बिल भी कहते हैं। उम्मीद की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसको कब पास किया गया, आफ्टर 14 आवर्स ऑफ डिबेट। 14 आवर की डिबेट चली, उसके बाद इसको पास किया गया। किसने पास किया, मिनोरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने, उनका नाम क्या है, किरण रिजिजू। उन्होंने लोकसभा में इसको पास किया, किस दिन, अप्रैल 3, 2025 को, और मेजोरिटी वोट्स के साथ पास हुआ था ये। कितनी, 288 वोट्स थी जो इसके फेवर में थी और 232 वोट्स थी जो इसके अगेंस्ट थी। इसलिए ये मेजोरिटी ऑफ वोट से पास किया गया लोकसभा में। और राज्यसभा में इसको पास किया गया अप्रैल 4, 2025 में। कैसे, 128 वोट्स जो थी इसके फेवर में थी और 95 वोट्स थी वो अपोजिंग में थी। तो इसका मतलब मेजोरिटी आई लोकसभा में, मेजोरिटी वोट्स कितनी थी, 288, और राज्यसभा में मेजोरिटी वोट्स कितनी थी, 128। इसको क्या किया गया, इट वॉज रिव्यूड एंड मोडिफाइड बाय अ पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री एक कमेटी बैठी थी जिसने कि इस पूरे वक्फ बिल को रिव्यू किया और मॉडिफाई किया, उसमें चेंजेस लाई। इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करके, अब क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है डे बाय डे, तो इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के इसकी मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लिए इस बिल में अमेंडमेंट लाई गई। It aims for more transparency and efficiency. This is a legislation which amends the Waqf Act of 1995. अब पहले अमेंडमेंट कौन सी आई थी, 2013 की। अब आई है वक्फ एक्ट जो 1995 है, उसी में अमेंडमेंट आई है 2025 की। अब हम देखते हैं कि इसमें की चेंजेस कौन सी आई हैं। पहले आगे प्रूफ ऑफ प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर 5 years, मतलब कि इस बोर्ड का वही मेंबर होगा जिसने 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस किया है। ओनली अ पर्सन हु हैज बीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years, 5 years तक प्रैक्टिस होनी मैंडेटरी है, वही वक्फ माना जाएगा। अमेंड टू इंक्लूड एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही और शी इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years। जो भी पर्सन प्रैक्टिस करेगा इस्लाम को 5 years तक, सिर्फ और सिर्फ वही डिक्लेयर होगा एज अ वक्फ। सेकेंड चेंज आ गया वक्फ बाय यूजर। इट अमिट्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर जो प्रोविजन दी गई थी उसको अमिट किया गया इस अमेंडमेंट बिल में, बट अप्लाइज ओनली टू अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज। सिर्फ और सिर्फ अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है जो उसके ऊपर ही ये एप्लीकेबल होगा। प्रपोजिंग एडिंग अ प्रोविजो स्पेसिफाइंग दैट द ओमिशन अप्लाइज प्रोस्पेक्टिवली एंड ओनली इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट डिस्प्यूटेड और गवर्नमेंट ओन्ड। जो भी ओमिशन होगी वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी, और कब होगी, ओनली इफ, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो वो डिस्प्यूटेड नहीं है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है। It was clarified that the change is prospective and will not affect by वक्फ by user prior to the bill। मतलब कि प्रोस्पेक्टिव है, ये जो अमेंडमेंट बिल है ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। प्रोस्पेक्टिव इन नेचर क्या होता है कि जिस डेट में ये पास किया गया है, लागू हुआ है, उसके बाद जो भी चेंजेस आएगी उसके बाद देखी जाएगी। पहले वाले जो केसेस हैं, जो भी कुछ चल रहा है पहले, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। थर्ड आ गया रोंगफुल क्लेम ऑफ वक्फ ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब सेक्शन 3C है जो वो क्या स्टेट करता है कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ, कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो कि आइडेंटिफाई और डिक्लेयर की गई है एज अ वक्फ,
वो वक्फ नहीं मानी जाएंगी। कलेक्टर है जो, द कलेक्टर विल डिसाइड डिस्प्यूट्स, कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं वो कलेक्टर डिसाइड करेगा। इट रिप्लेसेस कलेक्टर विद डेजिग्नेटेड ऑफिसर, कलेक्टर जो वर्ड है उसको इन्होंने रिप्लेस किया किसके साथ, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के साथ। एंड लेट द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट द ऑफिशियल फॉर इंक्वायरी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक ऑफिशियल है उसको अपॉइंट करेगी इंक्वायरी के लिए। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस एंड मॉडिफाइड द प्रोविजन टू अलो अ हायर रैंकिंग ऑफिसर टू हैंडल द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक हाई रैंक के ऑफिसर को ही अलो करेगी, अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट आ गया इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स। अब इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे, जो कि मुस्लिम नहीं है वो भी इंक्लूडेड हो गए इसमें। अब इट प्रपोजेस इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन सेंट्रल वक्फ काउंसिल, बोर्ड ऑफ औकफ एंड स्टेट वक्फ बोर्ड, इन तीनों में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी इंक्लूडिंग होंगे इस बिल के आने से। इट रिकमेंड्स अपॉइंटिंग ऑफ 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स टू प्रमोट इंक्लूसिविटी, ये रिकमेंड करता है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं जो वो इसका पार्ट होंगे, लेकिन जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है उसको एक्सक्लूड किया गया है, वो उसको इनमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल्स में क्या चेंज आया, द ट्रिब्यूनल्स डिसीजन इज नॉट फाइनल। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ ट्रिब्यूनल्स होती थी जिसमें कि वक्फ के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो वो ट्रिब्यूनल में ही फाइल होता था और उसका डिसीजन भी ट्रिब्यूनल में आता था, आगे हम कहीं पे नहीं जा सकते थे, कोई अपील नहीं होती थी उसकी। लेकिन अब क्या चेंज आया इसमें कि जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है वो फाइनल नहीं होगा, इसके आगे हम हाई कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। एंड अपील कैन बी मेड विद इन 2 years, 2 साल के बीच में हम अपील भी डाल सकते हैं। इट ओमिट्स द टाइमलाइन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, टाइमलाइन जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए होती थी उसको ओमिट किया गया। इट सजेस्ट डायरेक्ट अपील टू द हाई कोर्ट, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन, वक्फ ट्रिब्यूनल विल हैव 3 member पैनल इंक्लूडिंग एन एक्सपर्ट इन मुस्लिम लॉ फॉर बेटर एफिशिएंसी। अब ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर होंगे, 3 member पैनल होगा और इसमें एक एक्सपर्ट भी इंक्लूड होगा जो कि मुस्लिम लॉ के बारे में सब कुछ जानता होगा, मुस्लिम लॉ में एक्सपर्ट होगा, बेटर एफिशिएंसी के लिए उसको भी इंक्लूड किया गया। तो यही की चेंजेस हैं जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में लाई गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ मोर वीडियोज।